वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए एक प्रकार का जैविक अणु होता है जो इंसान रहित अन्य कई सजीवों के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि संसार में मौजूद ज़्यादातर जीवों में भी यह गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। प्रत्येक जीव की हर एक कोशिका में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यह न्यूक्लियोटाइड नामक जैविक बिल्डिंग ब्लॉक की इकाई, जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, इनसे बना होता है। डीएनए न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि अधिकांश अन्य जीवों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है। डीएनए में हमारी वंशानुगत सामग्री और हमारी जीन शामिल होता है, जो हमें एक यूनिक बनाता है, एक अनोखा बनाता है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डीएनए की खोज किन्होंने किया था, इनका आरेख, डीएनए की संरचना, ठीक है। उसके बाद सफ़र का नियम, डीएनए की नकल जिसको बोलेंगे रेप्लिकेशन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, इन सब के बारे में। जैसे कि अभी डिस्कस किए कि डीएनए अणुओं का एक समूह है जो वंशानुगत सामग्री या आनुवांशिक निर्देशों को माता पिता से संतानों तक ले जाने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये वंशानुगत क्या होता है। वंशानुगत का मतलब होता है कि एक वंश से दूसरे वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ट्रांसपोर्ट करवाना। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अद्वितीय आणविक संरचना वाला एक कार्बन यौगिक होता है। यह सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, यूग्लिना, और यूकैरियोटिक कोशिका जिन कोशिकाओं में वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये बहुकोशिका के रूप में भी पाया जाता है। ये बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। और इनका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जितने भी जानवर, मुर्गा, पंछी, हम लोग मनुष्य भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होते हैं, और इन दोनों कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। 3 अलग अलग डीएनए का प्रकार होता है, जैसे कि ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। अगर हम बात कर लेते हैं ए डीएनए, तो यह बी डीएनए फॉर्म के समान दाएं हाथ और डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड जिसको बोलेंगे। निर्जलित डीएनए एक ऐसा रूप लेता है जो शुष्कता जैसी चरम स्थितियों के दौरान डीएनए की रक्षा करता है। प्रोटीन बंधन भी डीएनए से विलायक को हटा देता है और डीएनए एक ए रूप में लेता है। तो ए डीएनए के बारे में ये रहा। बी डीएनए के बारे में अगर बात किया जाए तो यह सबसे आम डीएनए रचना है और दाएं हाथ और हेलिक्स होता है। हेलिक्स का मतलब घुमाव। अधिकतर डीएनए में सामान्य शारीरिक स्थितियों के तहत बी प्रकार की रचना होती है। और वहीं पर अगर देखा जाए जेड डीएनए, तो जेड डीएनए एक बाएं हाथ का डीएनए है जो जहां डबल हेलिक्स जिंग जैंग पैटर्न में बाईं ओर घूमता है। इसकी खोज एंड्रेस वांग और अलेक्जेंडर रिच ने की थी। यह एक जीन के प्रारंभ स्थल के आगे पाया जाता है और इसीलिए माना जाता है कि यह जीन नियमन में कुछ भूमिका निभाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए डीएनए की खोजकर्ता के रूप में, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं पर अपना शोध के द्वारा 1869 में स्विस जीव वैज्ञानिक जोहानसन फ्रेडरिक मिशर द्वारा डीएनए को पहली बार पहचाना गया था। बाद में
जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रयोगात्मक डेटा के माध्यम से एक डीएनए अणु की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी, जो कि हम लोग पिक्चर में जो देख रहे हैं ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और वॉटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक के जरिए दिया गया था। अब अगर बात किया जाए डीएनए के आरेख के बारे में कि किस प्रकार से डीएनए बना हुआ है, तो इनका विभिन्न भाग है। डीएनए में एक चीनी जिसको सुगर फॉस्फेट रीड बोलेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स बेस होता है। डीएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन शामिल होता है। बेस पेयर, 4 बेस पेयर जिसका नाम आप लोग को याद रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि चारों बेस पेयर का नाम अभी जस्ट बोले, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन। ग्वानिन को कैपिटल जे से डिनोट करेंगे, साइटोसिन को कैपिटल सी से, एडेनिन को कैपिटल ए से और थायमिन को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए की संरचना के बारे में कि किस प्रकार से डीएनए बना हुआ है। डीएनए संरचना को एक मुड़ी हुई सीढ़ी के रूप में माना जा सकता है। इस संरचना को एक डबल हेलिक्स के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे कि जो आकृति में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यह एक न्यूक्लिक एसिड है और सभी न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। क्लियर है? ये 4 नाइट्रोजनी क्षार निम्नलिखित तरीके से आपस में जुड़ा होता है। ए के साथ टी होता है और सी के साथ जी होता है। अगर बात किया जाए कि एडिनोसिन और जो थायमिन होता है, इनके बीच डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कि डीएनए की संरचना में 3 घटकों में से चीनी जो है, सुगर जो है, वह है जो डीएनए अणु का रीढ़ बनाता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में जो कंकाल तंत्र है वो हमारे बॉडी का बेस है, एक ढांचा का निर्माण करता है, उसी प्रकार से डीएनए का जो संरचना में जो ढांचा का निर्माण करता है वो उनका शुगर लेवल है, शुगर है। ठीक है, इसे डीऑक्सीराइबोज भी कहा जाता है। विपरीत स्टैंडर्ड के नाइट्रोजनस बेस जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिससे सीढ़ी जैसे संरचना बनती है, जो कि आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा। डीएनए संरचना बैकबोन जिसको बोलेंगे। डीएनए अणु में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो कि अभी इसको डिस्कस किए, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, जो अंततः एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाते हैं। एडेनिन ए जो है जी प्यूरिन है और सी और टी जो होता है पायरिमिडीन होता है। ए और जी को प्यूरिन बोलेंगे और सी और टी को पायरिमिडीन बोलेंगे। डीएनए में 2 तार विपरीत दिशाओं में चलते हैं। ये तंतु 2 पूरक क्षारों के रूप में मौजूद हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। स्ट्रैंड्स हेलिकली ट्विस्टेड होते हैं, जैसे कि एक सीढ़ी और उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से डीएनए का हेलिक्स स्टैंडर्ड होता है, ट्विस्टेड, जहाँ प्रत्येक स्टैंडर्ड एक राइट हैंड कॉइल बनाता है और 10 न्यूक्लियोटाइड्स एक सिंगल टर्न बनाता है। मतलब एक टर्न में 10 जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। प्रत्येक हेलिक्स की पिच अगर देखा जाए तो 3.4 AM होता है, NM, और इसीलिए 2 लगातार आधार जोड़ा जो होता है, यानी विपरीत किस्में का जो हाइड्रोजन बांधित जो आधार होता है उनका दूरी 0.34 NM होता है, जो कि आप लोग पिक्चर में दिख रहा होगा। डीएनए जो होता है गुणसूत्र बनाता है और प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए का एक अणु होता है। कुल मिलकर मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्रक में लगभग 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में डीएनए भी एक आवश्यक भूमिका निभाता है, जो कि हम लोग क्लियरली जानते हैं। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं शफर का नियम, सागर्फ का नियम, तो बायोकेमिस्ट इरविन सागर्फ, जो कि एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने पता लगाया कि डीएनए में नाइट्रोजन
नाइट्रोजनस जो बेस होता है इनकी संख्या समान मात्रा में मौजूद होता है। ए की मात्रा टी के बराबर होता है और सी की मात्रा जी के बराबर होता है। और जैसे कि हम लोग डिस्कस किए हैं कि ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है और सी और जी के बीच जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड का होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, जो कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो होता है इनकी संरचना तो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस आधार पर होता है। और अगर डीएनए की कार्य के बारे में देखा जाए तो इनके मुख्य 3 कार्य होता है। कौन कौन सा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा वर्क है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का परिवहन। क्लियर है? तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएनए की नकल यानी कि डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रेप्लिकेशन का ही मतलब होता है नकल करना, ठीक है, या फिर डीएनए अपने जैसा दूसरे डीएनए का निर्माण करना। डीएनए प्रतिकृति एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है जो कोशिका विभाजन के दौरान होती है। इसे अर्ध रूढ़िवादी प्रकृति के रूप से भी जाना जाता है। इसके दौरान डीएनए स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। डीएनए प्रतिकृति 3 चरण में होती है। पहला चरण का नाम है दीक्षा, दूसरा चरण का नाम है बढ़ाव और तीसरा चरण का नाम होता है समाप्ति। और इन 3 चरणों में डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, जो प्रतिकृति होता है, जो अगर देखा जाए नकल जो बनाता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। दीक्षा में क्या होता है कि डीएनए की प्रतिकृति एक बिंदु पर शुरू होती है जिसे प्रतिकृति की उत्पत्ति के रूप से भी जाना जाता है, ठीक है। यह प्रतिकृति कांटा बनाता है। दो अलग अलग जो होता है स्टैंडर्ड जो डीएनए हेलिकेज होता है उनको अलग करता है और जो प्रतिकृति जो होता है कांटा बनाता है। नेक्स्ट है दूसरा स्टेप में जो चढ़ाव होता है। इनमें क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 टेम्पलेट स्टैंडर्ड पर न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ता है और एक के बाद एक पूरक न्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर एक नया स्टैंडर्ड बनाता है। और तीसरा जो है समाप्ति में क्या होता है कि प्रतिकृति की उत्पत्ति के विपरीत मौजूद समाप्ति क्रम प्रतिकृति प्रक्रिया को समाप्त कर देता है और इसमें टर्मिनल उपयोग पदार्थ के रूप में अनुक्रम से जुड़ता है और डीएनए पॉलीमरेज आंदोलन को रोकता है। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब है कि तीसरा स्टेप में जो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसको एंड करता है। अब बात कर लेते हैं डीएनए समारोह के बारे में। क्लियर है? यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों अगर बात किया जाए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो डीएनए का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए हमारे शरीर में मौजूद आरएनए का निर्माण करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनमें ज़्यादातर 250 से भी ज़्यादा, ठीक है, और जीनोम होता है और इसमें अगर 3 बिलियन लगभग बेस होता है, 20,000 जीन होता है और 23 बेस पेयर पाया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हमारे जो तीसरा स्टेप है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का परिवहन, तीसरा स्टेप नहीं, डीएनए का तीसरा वर्क। तो डीएनए का मूल कार्य हमारे शरीर में ठीक रूप से गुणसूत्र यानी कि जीन के जरिए गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवहन करना होता है। मनुष्य के शरीर में विकास के लिए सही तरीके से काम करने में और प्रजनन करने में डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डीएनए जो होता है आधा हिस्सा, डीएनए जो होता है अपना आधा हिस्सा माता से और आधा हिस्सा पिता से प्राप्त करता है। यह डीएनए क्रमशः स्पर्म और ओवम मतलब कि एग से आता है।
जीन वास्तव में हमारे जीनोम से बहुत कम बनता है, केवल 1%, और 99% प्रोटीन से बनता है। अगर बात किया जाए, कभी कभी क्या होता है कि जीन को बनने के टाइम पर या फिर कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पर डीएनए में क्षति होता है और प्रोटीन से उसको रिकवर जब नहीं करता है तो उस कंडीशन में म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है। म्यूटेशन किसको बोलेंगे? तो जीन में अचानक से बदलाव आना, जिसके कारण पूरे कैरेक्टर चेंज हो जाना ही म्यूटेशन कहलाता है। डीएनए कोड को नुकसान होना बहुत बड़ा खतरा का एक इंडिकेशन करता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वास्तव में यह अनुमान लगाया गया है कि हमारी प्रत्येक कोशिका में हर दिन 10/1000 डीएनए की क्षति की घटना होती है। डीएनए प्रतिकृति मुक्त कणों और यूवी किरणों, जो सनलाइट से जो यूवी रेस होता है, इनके संपर्क में त्रुटि जैसी चीज़ों के कारण नुकसान हो सकता है। हालांकि हमारे कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन होता है जो डीएनए क्षति के कई मामलों को पता करके उनका रिपेयर करता है, उनका मरम्मत करता है। डीएनए के कोडिंग में गड़बड़ी के कारण म्यूटेशन का कारण बनता है और इसी कारण शरीर में जो कैरेक्टर होता है उनमें अचानक से बदलाव होता है। डीएनए कोडिंग में गड़बड़ी के कारण, म्यूटेशन के कारण जो होता है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का बीमारी, सिकल सेल एनीमिया और कैंसर तक का बीमारी हो सकता है। दोस्तों, अगर क्लियरली अगर देखा जाए एक प्रकार के सारांश के रूप में, जो कि अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं डीएनए के बारे में, तो डीएनए हमारे विकास, प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें हमारे कोशिकाओं के प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए आवश्यक निर्देशक होते हैं, जो हमारे शरीर के कई विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि डीएनए इतना महत्वपूर्ण है कि क्षति या उत्परिवर्तन कभी कभी रोग के विकार में योगदान कर सकता है। तो आई होप कि आप लोग को डीएनए के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।